हाँ जी बच्चों, आज से हम 11th का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। 11th रिवीजन का जो लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स होंगे उनमें हम सपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। सपोर्ट डॉक्यूमेंट हमारा होगा फॉर्मूला चार्ट। आज का जो पहला लेक्चर है उसमें हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स वगैरह पर डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, इसमें सपोर्ट डॉक्यूमेंट हमारा फॉर्मूला चार्ट रहेगा, वो मैं आपको भेज दूंगा। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का फॉर्मूला चार्ट। देखिए, सपोर्ट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जितनी देर मेरा लेक्चर चलेगा आप फॉर्मूला चार्ट खोल कर रखेंगे और फॉर्मूला चार्ट को चेक करते जाएंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पे बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं वहाँ डिस्कस करूँगा, राइट। हाँ, तो सबसे पहली बात तो आपने फॉर्मूला चार्ट खोल लिया होगा, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का मैंने भेज दिया है, राइट। सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट ट्रायंगल हैं। ये जो 4 इंपॉर्टेंट ट्रायंगल हैं ये आपको हमेशा याद रखने हैं और इन 4 इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स को याद रखने का मतलब ये होगा कि आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्ट आप ट्रायंगल से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक निकाल सकते हो, राइट। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये सब बातें हम बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमें कुछ बातें करनी चाहिए। जैसे आपको अगर मान लो आपको साइन 16 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। साइन 16 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो आप करेंगे साइन 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ये आपकी 16 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, है ना। आपको साइन 53 डिग्री और 37 डिग्री आपको पता ही है ना, कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ तो साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री साइन 37 डिग्री। अब देखिए आप लोग ये जानते ही हैं वैल्यूज, तो आपके पास में आ जाएगा आराम से, है ना। साइन 53 डिग्री क्या आएगा? 4/5। ये क्या आएगा? ये भी 4/5 आएगा। ये 3/5, ये भी 3/5 आएगा। तो कुल मिलाकर के ये 25 तो आएगा ही आएगा, और ये 16 माइनस 9 7/25 आ जाएगा। साइन 16 डिग्री की वैल्यू आ गई। अगर मान लो आपको कॉस 7 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे आप? कॉस 37 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दीजिए, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो। मतलब बहुत ही आसान है। इसी तरीके से अगर मान लो आपको 8 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, 8 डिग्री की निकालनी हो, कभी कभी आ जाता है ना, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 8 डिग्री की वैल्यू, 8 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 45 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अब आप ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये सारे के सारे, राइट। अब जैसे आपको साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें आप? साइन 22.5 डिग्री, वैसे तो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, आप डायरेक्ट ट्रायंगल से लिख दें। ट्रायंगल कितना था ये? साइन 22.5 आई थिंक 5/13 आएगा। ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, लास्ट वाला। हाँ, लास्ट वाला ट्रायंगल यही है, 4th। तो आपको ट्रायंगल से जितने वैल्यूज आपकी ट्रायंगल से डायरेक्ट आ जाएं उनको आप डायरेक्ट रखिए, और जितनी वैल्यू के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़े आप कैलकुलेशन करके निकालिए। 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 45 माइनस 30 आ जाएगा, है ना। 60 माइनस 45 आ जाएगा। कैसे भी करो आप, हमेशा रिजल्ट सेम आएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री के डिफरेंसेज की आपको बातें पता लग जाती हैं कि आप जो है 8 डिग्री, 7 डिग्री, 16 डिग्री इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। ये तो आपका काम हो गया। आपके पास में ये जो फॉर्मूला चार्ट आपका मैथमेटिक्स का बना हुआ है ना, मैथमेटिकल टूल्स का, तेज स्पीड से इस फॉर्मूला चार्ट के सभी को आप चेक कर लीजिए केवल कि ठीक है ना, है ना। हाँ, तेज स्पीड से चेक करना है थोड़ा सा। अब हम आते हैं इसके थोड़ा सा ASTC रूल पर। ASTC रूल पर, ऑल साइन टेन कॉस रूल। ऑल साइन टेन, नहीं सॉरी, ऑल साइन टेन कॉस ना, हाँ ऑल यहाँ आता है, ऑल साइन टेन कॉस, ASTC रूल। ऑल साइन टेन कॉस मतलब इसके अंदर जो है ना सभी एंगल्स पॉजिटिव आएंगे, साइन कॉस टेन सभी की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव आएगा,
यहाँ पर tan पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर cos पॉजिटिव आएगा। हम क्या करेंगे कि जिस भी एंगल की वैल्यू निकालनी होती है, 90 तक की वैल्यू पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 90 तक की वैल्यू तो सारी पॉजिटिव है, 90 तक की वैल्यू तो सारी पॉजिटिव है, तो ऑल आर पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। 90 के बाद वाली की बात है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, या 360 प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, राइट। 180 प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे या 360 प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इसका यूज ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको कॉस को साइन में, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर तो सकते हो बस, लेकिन फिर आपको साइन के अंदर कॉस और कॉस में साइन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं तो बेहतर ये है कि वो आप यूज में लीजिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसमें तो आपका वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगा। जैसे मान लो अगर आपने साइन 210 डिग्री की वैल्यू लिखी, तो साइन 210 डिग्री को सबसे पहले तो आप प्लस या माइनस का साइन तय करो, सबसे पहले प्लस माइनस का साइन फिक्स करो। 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, यानी साइन 210 डिग्री की वैल्यू माइनस में तो आएगी ही आएगी, नेगेटिव तो आएगी ही आएगी। अब आप इसको लिख सकते हो साइन 30 डिग्री केवल, 30 डिग्री केवल, क्यों, 210 को 180 प्लस 30 लिखेंगे ना, 180 प्लस 30 इज साइन 30 डिग्री, करेक्ट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको साइन 330 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 330 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो देखो क्या होगा, साइन 330 डिग्री की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और आप लिख देंगे साइन 360 माइनस 30, इसको आप फिर माइनस साइन 30 लिख देंगे, खत्म, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कोसाइन 150 डिग्री, अब कोसाइन 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 150 डिग्री, तो यहाँ पर तो केवल साइन पॉजिटिव होगा, कोसाइन पॉजिटिव नहीं होगा, यानी कि माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। और आपका जो कॉस है उसको आप 180 माइनस 30 लिखेंगे, 180 माइनस 30 लिखेंगे तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये सब आप किया करिए, है ना। यहाँ इस मैथमेटिकल टूल्स में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, वो बताया है ट्रायंगल की ट्रिगोनोमेट्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ट्रिगोनोमेट्री। और मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे ग्रेविटेशन हो, या काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स हो, ट्रायंगल के सवाल बहुत सारे भरे पड़े हैं, पूरी फिजिक्स में भरे पड़े हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की बार बार जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत पड़ती है। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हमारे पास में साइड ए है, साइड ए है और सेंट्रोइड यहाँ पर है, सेंट्रोइड यहाँ पर है, तो देखिए मैं अगर इस हाइट को x कह दूं, यहाँ पर ये एंगल है 30 डिग्री, है ना, तो देखो बड़ा सिंपल सा निकल जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री आएगा, है ना, और ये हाइट x है, सेंट्रोइड है ना, तो मैं कहूँगा टेंजेंट 30 डिग्री इट इज इक्वल टू x अपॉन a/2, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब आप x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू क्या आएगा, a अपॉन 2√3 आएगा, a अपॉन 2√3 आएगा, राइट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि साहब ये वैल्यू तो a अपॉन 2√3 आ गई, अगर मैं इस वैल्यू को d बोलूँ, इस वैल्यू को d बोलूँ अगर मैं, है ना, तो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू क्या आएगी, ये जो d है इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए इस d का आंसर लेने के लिए मैं cos 30 डिग्री काम में लूँगा, cos 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री आएगा आपका a/2 अपॉन d, अपॉन d, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो इस तरीके से आपका d आ जाएगा a/√3, d आ जाएगा आपका a/√3। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है ना, इसको मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ, आप लोग चेक करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल को। और अब आपकी बार में आप देखना कि मैं क्या बना रहा हूँ, ये आपका सेंटर है बेटा,
सेंटर है। सेंटर से आपकी ये वाली डिस्टेंस आ गई a/2√3 आ गई, करेक्ट, a/2√3 आ गई। आपकी ये वाली डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई है a/√3। अब देखिए मैं यहाँ से जो है ना इसका सेंटर ले रहा हूँ, इस लाइन का सेंटर, इस लाइन का सेंटर और इस लाइन का सेंटर। यहाँ पे मैं अगर एक ट्रायंगल बना दूँ तो ये हाफ ट्रायंगल जो है हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, a/2 आएगा, ये a/2 आएगा, ये a/2 आएगा। और इसका जो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया का कितना हिस्सा होगा, चौथाई हिस्सा होगा, क्योंकि 4 इक्वल ट्रायंगल बने हैं, 1 2 3 4, है ना। तो ये आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब ये बहुत सारे सवाल हैं आपके, बहुत सारे सवाल हैं। कभी आपको काइनेमेटिक्स के अंदर जो है ना वो कुछ सवाल दे देंगे ट्रायंगल का, कभी आपको इलेक्ट्रोस्टिक्स में सवाल दे देंगे, कभी मैग्नेटिज्म में सवाल दे देंगे। अब आपको इलेक्ट्रोस्टिक्स बहुत अच्छी तरह आता है, मैग्नेटिज्म बहुत अच्छी तरह आता है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन आपको ये ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती, इसकी ये डिस्टेंसेज नहीं आती, तो आपका सारा बेकार है, वो सब आपका बेकार हो जाएगा। तो बहुत नुकसान हो जाता है इससे, है ना। आपका स्क्वायर वाली ट्रिगोनोमेट्री मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ सीधा हेक्सागन पर, है ना। देखिए मैं हेक्सागन बना रहा हूँ, आप जरा हेक्सागन को चेक करिए। रेगुलर हेक्सागन की ट्राई कर रहा हूं मैं। रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, ए और ए, ये रेगुलर हेक्सागन है, राइट। अब इस रेगुलर हेक्सागन की अगर मैं यहां पर सेंटर बनाऊं तो इट इज वेरी क्लियर कि ये सारा का सारा जो है ना 6 साइड्स आ रही हैं, 6 साइड्स आ रही हैं। अब आप अगर ये 6 साइड्स हैं ए, तो आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस 2a है, ये डिस्टेंस 2a है और ये डिस्टेंस भी 2a है। तो ये तो डिस्टेंसेज एकदम क्लियर हो गई हैं आपकी। सवाल उठता है कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ध्यान दो। व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस। तो बताऊं ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस जो है आपकी इस डिस्टेंस के बराबर है, इस पूरी डिस्टेंस के बराबर है और उसकी डबल है, और उसकी डबल है, यानी कि ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है √3a हो जाएगी, √3a हो जाएगी। एक्चुअली में बताया गया कि ये आधे ट्राइंगल की ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन होती है √3a/2। हाँ जी, किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल की ये जो पूरी लाइन होती है ये होती है √3a/2, पूरी की पूरी। तो ये √3a/2 और वो √3a/2 कितनी हो जाएगी, दोनों मिला करके फिर √3a आ जाएगा, वो समझ रहे हो ना आप। ये यहाँ तक का आंसर ये √3a/2 है। ओके, अच्छा एक चलिए मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात और कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर रही है ना। अब देखिए यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ कि ये आपकी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और अगर मान लीजिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये तीनों डिस्टेंस जो है √3a है, √3a, करेक्ट। लेकिन अगर मैं एक अजीब सी हालत पैदा करूँ यहाँ पर, पता है क्या डेवलप करूँ मैं डेवलप कर रहा हूँ, मैं रेड कलर का पेन ले लेता हूँ, कि यहाँ पर मैं इसका सेंटर ले रहा हूँ, इस साइड का सेंटर ले रहा हूँ। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, हाँ ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकलती है। आपने यहाँ लिया, आप इसको थोड़ा सा इधर की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए और इसको इस तरह से ऐसे कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अब आपके पास में ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये सारी आ जाएंगी और आप इसको निकाल लेंगे, है ना। ये इसका सेंटर पॉइंट है, मैं ये वाली लेंथ की डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, देखो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो एंगल है ना, मैं अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो इट इज वेरी नेचुरल दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। जब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये निश्चित ही 30 डिग्री हो गया, राइट। अच्छा, जब ये एंगल 30 डिग्री है और ये आपका ये है, तो ये डिस्टेंस ये आपकी a/2 है, ये a/2 है, मतलब आपके पास एक तरीके से ये साइड आ गई और ये साइड भी आ जाएगी, ये साइड भी आ जाएगी। ये आपका a है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो साइड आएगी, है ना, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, दिस वाली साइड, दिस वाली साइड क्या आएगी बताओ, यहाँ से 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये a/2 है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो उसको मैं लिखूंगा ये a/2 cos 30 डिग्री है। तो a/2 cos 30 डिग्री कितना होगा, a/2 एंड cos 30 डिग्री √3/2, यानी √3a/4 आएगी ये वाली हाइट। अच्छा, वैसे भी √3a/4 आनी भी चाहिए वो हाइट, है ना। वो कैसे, क्योंकि ये आपका एक ट्रायंगल होता है, अगर हम इसके आधे का आधा करें तो वो √3a/4 आएगी वो हाइट, राइट है ना। हाँ, एक ट्रायंगल की तो हाइट है ये √3a/2, तो ये पूरा √3a/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये √3a/2 है। पता है ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं कि सवालों के अंदर आपकी ये चीज़ें आएंगी, अब आप कैसे उनका एप्लीकेशन कर सकें वो ज़रूरी है। तो दैट इज √3a/4। अब ये √3a/4 और ये चीज़ यहाँ आएगी, ये चीज़ यहाँ आएगी, इसके अंदर से आपको ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की a दे रखी है। अब आपको ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए, तो कैसे निकालोगे आप, ये लेंथ ऐसे निकलेगी, देखो ये हो जाएगा √3a/4 और यहाँ से ये जो आएगी ये a/4 आएगी, क्योंकि वो a/2 sin 30 आएगी, वो a/2 sin 30 आएगी, यानी कि ये a + a/2, यानी कि ये वाली लेंथ होगी 5a/4 और ये होगी √3a/4 और ये होगा आपका डिस्टेंस एक्चुअल। तो मैं बताऊं ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ना, इसकी वैल्यू आपके पास में आ गई है d = √25a² + 3a² / 16, तो ये आ जाएगा √28a/16, √28a/16, √28a/16 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका √7a/ बताओ कितना, √7a/ कितना, √7a/2 आ जाएगा, ये √7a/2, ये डिस्टेंस √7a/2 आएगी, हैं। आप चेक करिए, कैलकुलेशन कर लीजिए अपनी, है ना। अब तो आपकी मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चलिए जी, तो ये आपका जो है ना एक तरीके से ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट पूरा हो गया है। अब देखिए ग्राफ्स की बातें करते हैं। ग्राफ्स की बातें मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ग्राफ्स तो अब तक आपको इतना ज़्यादा आ जाना चाहिए जिसकी कोई हद ही नहीं है। हाँ, ग्राफ के मामले में बात करना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन ग्राफ के मामले में मैं आपको एक फंडामेंटल अप्रोच ज़रूर सेट कर देना चाहता हूँ। देखिए ग्राफ के अंदर जो है दो तरह की स्थितियाँ हमारे सामने आती हैं फिजिक्स में बार बार। पहली स्थिति आती है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ होता है, इक्वेशन पता होता है और ग्राफ का चुनाव करना होता है। दूसरी स्थिति ये आती है कि आपको ग्राफ दिया हुआ होता है और इक्वेशन का चुनाव करना होता है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको जो है ना एक तरह का सिस्टम काम में लेना चाहिए। देखिए कैसे काम में लेते हैं, तो देखो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ये वाला कार्य हमेशा करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ग्राफ के सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे आपसे, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप, पुट x = 0, फिर आप y का पता लगाओ, है ना। पुट y = 0, फिर आप x का पता लगाओ। आपने अगर ये किया ना तो आपके काफ़ी सारे ग्राफ सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फिर अगर नहीं होता है तो आप क्या करें, फिर आप नंबर 3 पर करें, नंबर 3 पर करें, पुट x पॉजिटिव
+1 रख दो, +1 रख दो, y पता करो, है ना। पुट x नेगेटिव, -1 रख दो, -1 रख दो, y पता करो। इसी तरीके से आप y = +1 रख दीजिए, x पता करिए, y = -1 रख दीजिए, x पता करिए। यहाँ तक आपका ग्राफ पकड़ में आ ही जाता है। इतना करने तक तो ग्राफ को कैच कर लोगे आप पकड़ करके कि भैया ये आंसर है, राइट। फिर भी अगर मान लो नहीं होता है तो आप चौथे नंबर पर आप क्या करें, x को इन्फिनिटी रखें और y को पता लगाएं, और y को इन्फिनिटी रखें और x का पता लगाएं। अब तो आपको ग्राफ पकड़ में आ ही जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। एक होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे मैं 4-5 चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ स्लोप के मामले में, है ना। स्लोप के मामले में 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ और ये बहुत काम आएगी। अच्छा, ये स्लोप का ये जो कंसेप्ट है ना, ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सब जगह अप्लाई होगा, सेम कंसेप्ट है। मतलब ग्राफ किसी भी क्वाड्रेंट में हो, मैं ये लोग कोई सा भी क्वाड्रेंट बना देता हूँ मैं, ये ग्राफ है, एनी क्वाड्रेंट, सब जगह एक जैसा लगेगा। पॉजिटिव स्लोप है लेकिन डिक्रीजिंग स्लोप है। ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव है और कैसी है, डिक्रीज होती हुई है। ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है और इंक्रीज होती हुई है, स्लोप इंक्रीज हो रही है, राइट। ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है ना। ये वाली जो स्लोप है ये क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये वाली स्लोप क्या है आपकी, ध्यान दो, ये वाली स्लोप क्या है आपकी, नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, बाद में जाकर के आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। ये वाली स्लोप क्या है, नेगेटिव है और इंक्रीजिंग स्लोप है। और ये सब में, चाहे ये ग्राफ किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ये चीज़ें ऐसी ही होंगी। डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग का आपको जरूर ध्यान रखना है। ये स्लोप डिक्रीज हो रही है, ये स्लोप इंक्रीज हो रही है, ये स्लोप डिक्रीज, ये स्लोप इंक्रीज हो रही है, ये स्लोप डिक्रीज हो रही है। ये डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि लास्ट में ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर लास्ट में जाके ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनने लग जाए, इसका मतलब स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो लास्ट में ग्राफ जाकर के उसके पैरेलल बनने लग जाएगा एक्स एक्सिस के, तो आपकी स्लोप इंक्रीज होने लग जाएगी। अब आप देखो, यहाँ तक आने के बाद में आपको एक काम करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रिवीजन का मतलब है आप अच्छी तरह से मन लगा के रिवीजन करें। ये मैथमेटिकल टूल्स का आपको जो भेजा गया है, इसे तेज स्पीड से रिवाइज करें। तेज स्पीड से रिवीजन करने का मतलब होता है जितना तेज कर सकते हैं उतना तेज करें, लेकिन फॉर्मूला चार्ट पूरा पूरा रिवाइज करें, एक भी चीज़ छोड़े ना, एक भी चीज़ छोड़े ना। ये समझ लो आपकी जो है ना फिजिक्स बनेगी यहीं से। फॉर्मूला चार्ट को आप पूरा पूरा रिवाइज करिए, पूरा पूरा रिवाइज करिए। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये सारे सवाल करो। हाँ, छोड़ के मत बढ़ो आगे, छोड़ के मत बढ़ो। आप सोचते हो कि ये हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे, कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे। अभी भी अगर आपको मैं बात करूँ तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में मैं आपको उलझा दूंगा। फिर सवाल मैं पूछ लूँगा जूम सेशन में, आप बता नहीं पाएंगे, ध्यान रखना। तो इसलिए आप ये सब कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। बहुत अच्छी बात नहीं है, एक भी जगह उलझना अच्छी बात नहीं है, राइट। तो ये सारे ग्राफ वाली चीज़ें आप है ना कंप्लीट करिए और ये फॉर्मूला चार्ट कंप्लीट करिए, राइट। इसके बाद में हम बात करेंगे जो है ना, ये एक्चुअल में एक एक चीज़ करनी है आपको पूरी की पूरी। देखो, मैथमेटिकल टूल्स का जो चैप्टर है ना, ये मैथमेटिकल टूल्स का जो आपको फॉर्मूला चार्ट है, पेज नंबर 1 पर आपको साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इनकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं जो आपको निकालनी है। इसी तरीके से जो नंबर 2, पेज नंबर 2 है, इसमें ट्रायंगल और हेक्सागोन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है, बहुत डिटेल। और फिर ये आप देखो स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ खींचे गए हैं, आपको ये ग्राफ मैच करने होते हैं इक्वेशन से। और ये जो बहुत ज़रूरी बात है, आप अगर इनको मतलब लापरवाही से छोड़ के चलेंगे ना, तो परिणाम भी लापरवाही भरा ही आएगा, परिणाम भी लापरवाही भरा ही आएगा। सुन लेना, ये पैराबोला जो है सारी की सारी इक्वेशंस आपको मैच करनी है। और कितनी देर लगेगी, 2-2 मिनट लगने वाली है। क्यों टाइम खर्च होने वाला है भाई, आप लोगों को तो एक्सपर्ट हो गए ना। अब एक्सपर्ट हो गए तो लगना भी चाहिए कि आप एक्सपर्ट हो गए।
आप एक्सपर्ट हो गए ऐसा लगना भी चाहिए। अगर मान लो आप एक्सपर्ट हो गए और आपने किया ही नहीं तो फिर क्या मतलब है, हैं? फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको जो है ना ये करके देखने चाहिए, एक एक सवाल आपको निकाल करके देखना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये मैथमेटिकल टूल्स वाला जो टॉपिक है ना, इसके अंदर क्या है कि मुझे ज़्यादा बातें नहीं करनी, मुझे तो आपको कहना है कि इसके सारी चीज़ें करके रखो। अगर आपने किया तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं किया तो इसमें नुकसान होगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ये सोचता है कि मैथमेटिकल टूल्स को अब क्या पढ़ना, अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया, होशियार हो गया, तो भैया ये सारा एक्सपर्ट और होशियारी मैंने बहुत देखी है, अच्छे अच्छे बच्चों की होशियारी निकलते हुए देखी है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करें, मैथमेटिकल टूल्स को कंप्लीट करें, इसके एक एक सवाल को कंप्लीट करें, पूरा जो है ना स्ट्रेट लाइन, पैराबोला जो है सारा करें, सारा मैच करें, सारी इक्वेशंस चेक करें, कोई भी चीज़ छोड़े ना। इसी तरीके से डिफरेंशियल और इंटीग्रल का सारा आप अच्छी तरह से रिवाइज करें, अच्छी तरह से मैच करें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपकी डीपीपीज में, उनको सारा सॉल्व करो। मैथमेटिकल टूल्स की डीपीपी मेरे को लग रहा है 1 2 3 तक मैथमेटिकल टूल्स की डीपीपी है। तो ये डीपीपी कंप्लीट करें मैथमेटिकल टूल्स की, है ना। हाँ, मैथमेटिकल टूल्स की कोई डीपीपी आप छोड़ें ना। अगर डीपीपी छोड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको पछताना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है फिर उसका कोई। तो कोई डीपीपी ना छोड़ें मैथमेटिकल टूल्स की, है ना। हाँ, मैथमेटिकल टूल्स की देखो आपके पास में जो डीपीपी है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं। 1 2 3 डीपीपी हैं मैथमेटिकल टूल्स की, ये आप करिए पूरी। और वो डीपीपी आपके पास है ना। नहीं है तो मैं भेज देता हूँ, आज अभी भेज देता हूँ। ये मैथमेटिकल टूल्स की जो डीपीपी 1 2 3 है ना, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, तेज स्पीड से करोगे, तेज स्पीड से करोगे, एकदम तेज स्पीड के साथ। यानी कि एक डीपीपी 1 को सॉल्व करने में आपको आधी घंटा लगना चाहिए, दूसरी डीपीपी को सॉल्व करने में आपको आधी घंटा लगना चाहिए, तीसरी डीपीपी भी आपको आधे घंटे में सॉल्व हो जानी चाहिए। ये तभी तैयारी है, अगर नहीं होती है तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है। एक बार आप करके देखो डीपीपी 1 को जो है ना आधे घंटे के अंदर, डीपीपी 2 को आधे घंटे में ट्राई करो, डीपीपी 3 को आधे घंटे में ट्राई करो, तब माना जाएगा कि हाँ वास्तव में आप में वर्किंग स्पीड आ गई है, वर्किंग स्पीड आ गई। इसको आपने अगर लूज छोड़ दिया ना, बहुत नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए देखा है मैंने बच्चों को। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करें, और जो है हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में यूनिट्स एंड डायमेंशंस पर, राइट, है ना। क्योंकि इसमें तो मुझे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना मैथमेटिकल टूल्स पर, यूनिट डायमेंशन पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है ना। हाँ, एरर्स वगैरह पर भी बातें करनी है काफ़ी, ठीक है, लेकिन इस पर मुझे बस इतनी बातें करनी है मैथमेटिकल टूल्स पर। लेकिन आप ज़रूर कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, डीपीपी 1 पूरी कर लेना, मैथमेटिकल टूल के सारे क्वेश्चंस कर लेना, सारी एक्सरसाइज कर लेना। नहीं करोगे ना तो बहुत नुकसान होगा, और आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए एक डीपीपी के अंदर, ठीक है। अच्छा बच्चों, ठीक है, आप लोग जो है ये सब करेंगे, मैंने कहा आपको आधा घंटे में ये कर लेना डीपीपी। लेकिन मेरे हाथ में इस समय डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3 है। इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की मैं लिस्ट बना देता हूँ, जो कि आपको ज़रूर करना है, हर हालत में करना है, और मुझसे जूम सेशन में पूछ लेना है, क्योंकि वो पता है वो जनरली बच्चा मिस करता है। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस की लिस्ट बना देता हूँ जो कि आपको करनी ही करनी है। डीपीपी 1 में से बनाता हूँ, डीपीपी 2 में से बनाता हूँ, और डीपीपी 3 में से बनाता हूँ। ये मैथमेटिकल टूल्स वाला जो टॉपिक है, इसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। इस टॉपिक को अच्छी तरह से कूट के कर लें, क्योंकि बीच बीच में आते हैं सब, ज़रूरत पड़ती है इसकी, ज़रूरत इसकी बीच बीच में पड़ती है। देखो, एक तो आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये कर लीजिएगा, 2 3 4 डीपीपी 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 3 4 कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, मतलब मेरे से पूछ लीजिएगा, आप डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको केवल सजेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 11 ये तो आप लोग कर लीजिएगा, ये कोई इतनी खास बात नहीं है ना।
क्वेश्चन नंबर 19 मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 19 मैं बड़े बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूं कि इनको तो आपको कर ही लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 को कर लेना चाहिए, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में आपको कर लेना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में आपको कर लेना चाहिए 26, 20 नहीं, 28 की भी ज़रूरत नहीं है, 29 कर लेना चाहिए, है ना। 29 कर लेना चाहिए। मतलब ये मैं वो छांट रहा हूँ, ये तो कर ही लेना चाहिए। अगर देखिए आप पूरे करते हैं तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है, आपने सारे सवाल ही कर डाले, इससे बेटर कोई बात ही नहीं है। 31 करना चाहिए। लेकिन मान लो आप आलसी भी हैं, आप मान लो आलसी भी हैं, आप कामचोर भी हैं, आप नालायक भी हैं, करना ही नहीं चाहते, एकदम सोना चाहते हैं सिर्फ, तो भैया कम से कम ये तो कर लो तुम, इससे तुम्हारे कंसेप्ट तो बिल्डअप हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, मतलब महा आलसी हैं आप तो ये कर लीजिए। और अगर आप आलसी नहीं हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट चाहिए आपको, तो फिर आप जो है ना सारे सवाल फटाफट फटाफट निकालिए। जैसे DPP 1 में 31 क्वेश्चन है, तो 31 क्वेश्चन शुड बी डन, हाफ मिनट का एक क्वेश्चन आपको 15 मिनट में हो जानी चाहिए DPP। 15 मिनट से ज़्यादा DPP 1 में नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा 20 मिनट लगा लो। तो DPP 1 का मैं 20 मिनट लेकर के चल रहा हूँ, इतने में आपको इसको कर डालना है, क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो गए हो भैया। अब आप 11th क्लास के स्टूडेंट नहीं रहे हो, अब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, अब आप मेन देने वाले हो। चलिए DPP 2 पर आ जाइए आप, है ना। अब जैसे DPP 2 पर जो है ना हम बात करें, तो DPP 2 पर जब आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं कहूँगा कि आप कर लीजिए। तो आई विल टेल यू, मैं सजेस्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 कर दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में। ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, है ना, ये कर लीजिए आप। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तो आप कर लीजिए। इससे क्या है कि आपका जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। 10, 11, 12, है ना। 10, 11, 12 क्वेश्चन जो है इनको करने में 5-5 सेकंड लगना चाहिए, है ना। आप वैसे तो मर्जी है आपकी कितने घंटे लगाते हो आप करने में, है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, ये आपको करना चाहिए क्वेश्चन 14, राइट। हाँ, अब देखो ये जो DPP में 26 क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चंस में मिला करके आपको जो टाइम लगना चाहिए ना वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। DPP 2 में 15 मिनट से ज़्यादा सवाल के लायक ही नहीं है भैया। आप ज़्यादा समय दे रहे हो तो इसका मतलब आप स्लो हैं, फिर आप स्लो हैं, फिर तो आप कभी करी डेवलप ही नहीं हो पाओगे, है ना। 14 के बाद में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20, आपको 20 कर लेना चाहिए 14 के बाद में। 14 के बाद 20 तो ज़रूर करना चाहिए आपको, 20 कर लेना चाहिए, फिर 24 करना चाहिए, 24 करना चाहिए, ये आपको कम मिनिमम करना चाहिए। और अगर आप मान लो आलसी नहीं है, बिल्कुल भी आलसी नहीं है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बिल्कुल भी कामचोर नहीं है, ज़रा सी भी नालायकी नहीं है आप में, तो फिर आप जो है पूरी DPP उड़ाओ आराम से बैठ करके। लेकिन एटलीस्ट ये तो आप तब तक कर लीजिए जब आप एकदम जोरदार नालायक हैं, कामचोर हैं, आलसी हैं, तो भी आप इतना तो कर ही लो कम से कम। DPP 3 में जो है DPP 3 में आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, 2 के बाद में आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। हाँ, अच्छा, DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है। 2, 3, 4 ये तीनों क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, तो आप कर लीजिए इस सवालों को, है ना। हाँ, आप जो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सारे सवाल ही अच्छे हैं भैया। एक्चुअल में इनमें क्या है कि टेक्निकलिटी है थोड़ी सी, और आपको जो है ना कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। उसके बाद में जो है आपका ये जो DPP 3 है उसके अंदर बाकी के सवाल जो है ना वो ज़्यादा खास क्वेश्चंस नहीं है,
है ना। बाकी तो आप कर ही लेंगे, ये इंटीग्रेशन तो आप सारे कर ही डालेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा ना सारा, इंटीग्रेशन तो आपको सिखाए हैं, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको सिखाए हैं, इंटीग्रेशन तो आपको अब आ जाना चाहिए अच्छी तरह। अब इंटीग्रेशन एक भी नहीं अटकना चाहिए, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पूरा कर लेना चाहिए। 12th का होने का मतलब है अब तो आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के एक्सपर्ट हो गए हो। अब तो मेरे से ज़्यादा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मेरे से ज़्यादा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए भैया। आप तो हैं, तो मेरे को तो इंटीग्रेशन जो है ना पढ़े हुए 30 साल हो चुके, आप लोग तो अभी ताज़ा ताज़ा हो, 30 साल के मेरे को ज़्यादा हो गए होंगे, हैं। ठीक है, जो भी है आप देखिए। हाँ, मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 33, 34 जो है ना इसमें डीपीपी में 33, 34 ये आप ज़रूर कर लेंगे, ये आप ज़रूर कर लेंगे। 37 आप निश्चित ही कर लेंगे, 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 47 भी आप कर लेंगे, 47 भी आप कर लेंगे। 47, 49 भी निश्चित ही कर लेंगे आप। 49 भी निश्चित ही कर लेंगे। 57 भी आप निश्चित ही कर लेंगे। 58। अब देखिए ये जो आपके क्वेश्चंस है ना ये डीपीपी के हैं, तो अब देखो मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि जैसे डीपीपी 3 में 58 क्वेश्चन है, इसको अंदर आप आधी घंटा दे दीजिए, है ना, आधी घंटा दे दीजिए, 30 मिनट इसके, 15 मिनट उसके, यानी कि आप ये देखिए कि आपको इतना तो रिवीजन में टाइम देना ही चाहिए मैथमेटिकल टूल्स को, इतना टाइम तो मैथमेटिकल टूल्स को आपको रिवीजन में देना ही चाहिए, देना ही चाहिए भाई। आप इतना नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा, इतना टाइम तो आपको मैथमेटिकल टूल्स में देना ही देना चाहिए, निश्चित ही देना चाहिए। क्या, एक तो पूरा फॉर्मूला चार्ट रिवाइज करना है ना। पूरा फॉर्मूला चार्ट जो है रिवाइज करने की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो फॉर्मूला चार्ट में देखो, मैं फॉर्मूला चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। आप लोग छोड़ जाओगे तो मतलब ये समझ लो अटकोगे, जगह जगह अटकोगे आप, बहुत जगह जगह अटकोगे, जरा जरा सी जगह पे अटकोगे और पता नहीं कहाँ कहाँ उलझ जाओगे आप। यानी कि आपको फिजिक्स आती होगी तो भी सवाल नहीं होंगे आपसे, अगर आपने इसको छोड़ा तो, मैथमेटिकल टूल को छोड़ा तो। ठीक है, तो देखिए ये क्या है मैथमेटिकल टूल के अंदर। सबसे पहले तो आप जो है ना जो फॉर्मूला चार्ट है उसका पेज नंबर 1 जो है, इसमें आपको करीब 10 मिनट देना चाहिए, पूरा 10 मिनट पेज नंबर 1 में जो भी कुछ है उस पर 10 मिनट देना चाहिए आपको। और पेज नंबर 2 पे जो ट्रायंगल वगैरह है इसमें भी आपको 15 मिनट देने की ज़रूरत है, इसमें भी आपको 15 मिनट देने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में ट्रायंगल वगैरह के बाद में आपके जो है ना वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं ना, ग्राफ आ जाते हैं, राइट। ग्राफ्स पर आपको सारा ऑल ग्राफ्स मिलू करके आपको स्ट्रेट वो सारा लाइन मैचिंग, पैराबोला मैचिंग और सब कुछ करने के अंदर आपको 30 मिनट दे देना चाहिए, 30 मिनट दे देना चाहिए, राइट। हाँ जी, इसके बाद में डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला वगैरह सारे फॉर्मूले होने चाहिए डिफरेंशियल इंटीग्रल के। वो डिफरेंशियल इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करने के अंदर उसमें भी आपको 20 मिनट देना चाहिए, मतलब ये तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो आपको कुल मिलाकर के ये मान लो टोटल मिलाकर के 1.5 घंटा तो आपको फॉर्मूला चार्ट में देना चाहिए, 1.5 घंटा। और आपको यहाँ पर जो है 20 और 30, 50 और ये 1 घंटा आप यहाँ दे दीजिए। कुल मिलाकर के आपको 2 से 3 घंटा आपको मैथमेटिकल टूल्स में देना चाहिए रिवीजन में। आपको लगेगा कि मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भैया फिजिक्स कैसे नहीं है, वो चलती गाड़ी वहीं से है, आप किसी गाड़ी के पहिए निकाल लो, गाड़ी कैसे चलेगी यार। ये तो उसी तरह की बात है कि गाड़ी के पहिए सही नहीं, गाड़ी चला रहे हो आप, या चारों पहिए पंचर कर दो फिर गाड़ी चलाओ, कैसे चलाओगी तुम्हारी गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो है ना वीडियो मैं भेज रहा हूँ और इसके साथ ही आपके फॉर्मूला चार्ट भी भेज रहा हूँ, राइट।